जब ध्रुवांश राजवंशी वापस नए योद्धाओं के इलाके में लौटा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सभी की नजर आसमान में दिखती लाल रोशनी पर ही थी जो मौत के घंटे से निकल रही थी। इतना ही नहीं, सभी के चेहरों पर घबराहट और हैरानी भी नजर आ रही थी। वहीं नैना, जाफरान और लैला के साथ बाकियों को बाहर देखकर ध्रुवांश धीरे से चलकर लैला के पास गया। इतने में नैना और बाकियों ने उससे पूछा, ध्रुवांश, क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्या हुआ है? ये लाल रोशनी किस चीज की निशानी है? इस पर वो जवाब देने ही वाला था कि अचानक सभी की नजर पास ही दिखाई देती थी। इस बारे में सोचकर सभी समझ गए कि ध्रुवांश का घबरा चुनौती के लिए चुना जाना और इस घंटे की आवाज का एक दूसरे से कोई ताल्लुक तो जरूर था। ध्रुवांश भी समझ गया कि जिस घबरा चुनौती की बात सजा मास्टर मुरबाद कर रहे थे वो जरूर शिखर और लुहार को बचाने की चुनौती थी। इसलिए बेझिझक ध्रुवांश उनकी बात के लिए राजी हुआ, जिसके तुरंत बाद वो आगे बढ़ने लगा। मगर तभी लैला भी आगे आई और उसने बुजुर्ग मुरबाद की तरफ देख कर कहा, मैं भी इस घबरा चुनौती में जाना चाहूंगी बुजुर्ग मुरबाद। लैला को इस तरह आगे आते देख बुजुर्ग मुरबाद एक पल के लिए सोच में पड़े रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रजामंदी जताई, क्योंकि ताकत के मामले में लैला ध्रुवांश से कमजोर नहीं थी। उसका सजा दरबार के योद्धाओं के साथ जाना अकादमी के योद्धाओं के गुट को और शक्तिशाली ही बनाता, और सामने जितने खतरनाक योद्धा मौजूद थे उस हिसाब से अकादमी को अपने सबसे काबिल योद्धा भेजने थे। फिर बुजुर्ग मुरबाद ने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए कहा, तुम दोनों जल्द से जल्द सजा दरबार पहुंचो और लेशांक और बाकियों के साथ रवाना हो जाओ, क्योंकि हालात बहुत खतरनाक थे। इसलिए ध्रुवांश और लैला ने बिना वक्त जाया किए तुरंत सजा दरबार की तरफ अपना रुख किया। इस दौरान ध्रुवांश के चेहरे पर काफी परेशानी दिख रही थी। देखा जाए तो अगर शिखर और लुहार खत्म कर दिए जाते तो उत्तरी कायनात अकादमी को बहुत बड़ा झटका लगता। वहीं उसके चेहरे की परेशानी देखकर लैला ने उसे समझाते हुए कहा, इतना परेशान मत हो ध्रुवांश, लुहार और शिखर आम योद्धा नहीं है, इसलिए उन्हें खत्म करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी बात पर ध्रुवांश ने आ भरते हुए कहा, लैला, मेरे अंदर की आवाज कह रही है कि यह मसला बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होने वाला है। पिछली बार जब वो सुमेधा और बाकियों के साथ घबरा चुनौती के लिए गया था तब उसकी जिंदगी खत्म होते होते बची थी, और इस बार की घबरा चुनौती पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा थी। पिछली बार तो राजा भक्षक ध्रुवांश के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था, लेकिन उसके मुकाबले मायलान तो कई गुना ज्यादा बेरहम, शक्तिशाली और खतरनाक था। इतने में लैला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी तुम्हारे साथ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस घबरा चुनौती में कितना ज्यादा खतरा होने वाला है। अगर इसमें इतना ज्यादा खतरा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ आती? हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम्हें डर लगे कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए तो मुझे बचाने के लिए तैयार रहना। इस पर ध्रुवांश ने लैला का हाथ थामते हुए कहा, लैला मैडम, फिक्र मत कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा जानलेवा खतरा क्यों ना आ जाए, तुमसे पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा, और अगर किस्मत में हम दोनों का ही मरना लिखा होगा तो भी तुमसे पहले मैं मरूंगा। लैला लगातार ध्रुवांश को देखती जा रही थी और उसकी आंखों में हल्की नमी दिखी। कुछ पलों बाद ध्रुवांश और लैला सजा दरबार पहुंच गए, जहां पहले से बहुत से लोग खड़े थे। इन लोगों में सबसे आगे मौजूद थे लेशांक, नगाम और गिलार। फिलहाल उन तीनों के चेहरों पर काफी ज्यादा घबराहट दिख रही थी। जाहिर सी बात थी कि उन्हें भी शिखर और लुहार की मुश्किल का पता चल गया था। इतने में ध्रुवांश और लैला उन तीनों के पास गए और तब ध्रुवांश ने उनसे कहा, लेशांक भाई, बुजुर्ग मुरबाद ने हम दोनों से कहा है कि हम भी इस घबरा चुनौती का हिस्सा बने। यह सुनकर लेशांक ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब क्योंकि तुम भी हमारे साथ हो ध्रुवांश, तो हमारी ताकत में इजाफा तो होगा ही। इस बीच नगाम और गिलार भी ध्रुवांश को देखते जा रहे थे, लेकिन सजा दरबार के बाकी योद्धाओं के चेहरों पर थोड़ी बहुत हैरानी थी, क्योंकि ध्रुवांश की शक्तियां चरम के शूरवीर जितनी थी, मगर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गिलार और ध्रुवांश की लड़ाई देखी थी
इसलिए जानते थे कि ध्रुवांश की काबिलियत उसकी ताकत से बहुत ज्यादा थी। ध्रुवांश और लैला जब वहां पहुंचे तो आसमान में तेज हवाओं की आवाज सुनाई देने लगी और सभी ने देखा कि 3 और रोशनियां तेज रफ्तार में सजा दरबार पहुंच गई हैं। वो तीनों थे, हिसार, सुमेधा और रूहान। उनके वहां आने से ये बात साफ हो गई कि उन्हें भी इस घबरा चुनौती का हिस्सा बनने के लिए कहा गया था। जब वो लोग भी वहां पहुंच गए तो लेशांक ने सभी की तरफ देखकर भारी आवाज में कहा, सभी लोगों को मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि इस बार की घबरा चुनौती शायद आज तक की सबसे खतरनाक घबरा चुनौती होने वाली है। शिखर और लोहार मायलान का शिकार करने गए थे, लेकिन मायलान ने चुपके से शिकारी तख्ते के योद्धाओं को अपने साथ लाकर पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। इसलिए इस वक्त शिखर और लोहार की जान खतरे में है, क्योंकि लोहार और शिखर का मुकाबला शिकारी तख्ते के टॉप 10 में से पहले को छोड़कर बाकी सभी योद्धाओं से हुआ था। इसलिए फिलहाल उनकी हालत बहुत बुरी है और वो काफी ज्यादा जख्मी है। जैसे ही सभी लोगों ने सुना कि लोहार और शिखर पर किन लोगों ने हमला किया तो सभी के चेहरों पर फिक्र दिखने लगी। तब ध्रुवांश ने भी यहां भरते हुए कहा, शिकारी तख्ते के दूसरे सबसे ताकतवर योद्धाओं से लेकर 10वें सबसे ताकतवर योद्धा सब इस हमले में शामिल है। बाप रे बाप, ये घबरा चुनौती तो वाकई आज तक की सबसे खतरनाक चुनौती होने वाली है। इस बीच सुमेधा और बाकियों के चेहरों पर भी घबराहट दिख रही थी। दुश्मनों की तादाद और उनकी ताकत दोनों ही बहुत ज्यादा थी। देखा जाए तो इस कदर ताकतवर दुश्मन एक साथ मिलकर उत्तरी कायनात इलाके के किसी ताकतवर दल तक को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। इतने में लेशांक ने अपनी भारी आवाज में आगे कहा, इस घबरा चुनौती की कमान मेरे हाथों में रहेगी और नगाम और गिलार मेरा साथ देंगे। तुम पांचों हमारे पीछे रहोगे और हमारे साथ इस चुनौती में सजा दरबार के 2 शुरुआती महावीर और 3 आधा कदम दूर महावीर होंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए सजा दरबार फिलहाल इतने ही लोग एकजुट कर पाया है। बाकी लोग या तो ट्रेनिंग के लिए गए हैं या फिर दूसरी घबरा चुनौतियों में लगे हैं, इसलिए हमें तुम लोगों की मदद चाहिए। ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और वो भी समझने लगा कि मामला उत्तरी कायनात अकादमी के लिए कितना जरूरी था। रूहान और सुमेधा भी शक्तिकरण के बाद महावीर रैंक से आधा कदम दूर थे। रही बात हिसार की, तो वो हाल ही में शुरुआती महावीर बन गया था। इसलिए देखा जाए तो इन सभी लोगों में अगर ताकत के मामले में कोई सबसे कमजोर लगता तो वो ध्रुवांश ही था। इतने में लेशांक ने ध्रुवांश और बाकियों की तरफ कुछ चमकते हुए कागज भेजे और उनसे कहा, यह है मायलान और उसके साथियों के बारे में जानकारी। तुम लोग इसे अच्छी तरह से देख लो और अपने दुश्मनों को अच्छे से जान लो। इस तरह हम काफी हद तक खतरे कम कर पाएंगे। ध्रुवांश ने उस चमकते हुए कागज को पकड़ा और उसे खोलकर वो मायलान और उसके साथियों के बारे में लिखी सारी जानकारी पढ़ने लगा। फिर धीमी आवाज में उसने कागज को पढ़ना शुरू किया। मायलान शिकारी तख्ते का दूसरा सबसे खतरनाक योद्धा था। दागवार दरिंदा महल से आता है और बहुत ही ज्यादा बेरहम और खूंखार है। इसके साथ ही उसकी काबिलियत भी काफी ज्यादा है। मायलान की शक्तियां मध्य के महावीर जितनी हैं और वो चरम का महावीर बनने के बेहद करीब है। तीसरा सबसे खतरनाक योद्धा मेहरान, अड्डा मार दल का योद्धा और मध्य का महावीर गैबा, चौथा सबसे खतरनाक योद्धा, किसी दल या परिवार से नहीं, प्राचीन दल की अमानत हासिल करने के बाद ताकतवर हुआ। खूंखार मिजाज और शक्तियां मध्य के महावीर की। पांचवा सबसे खतरनाक योद्धा वुवार, शक्तियां चरम के शूरवीर जितनी, मगर 5वें पड़ाव का परम चेतक योगी। इसी तरह ध्रुवांश बाकी के नाम भी पढ़ता गया और जैसे जैसे वो कागज पर लिखे नाम पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे की फिक्र और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। सच में दुश्मनों की टोली बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। कुल मिलाकर उनके पास 3 मध्य के महावीर थे, 5 शुरुआती महावीर और एक तो 5वें पड़ाव का परम चेतक योगी भी था। इसलिए तो शिखर और लोहार उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। इतने में सभी के चेहरों पर छाती हुई परेशानी को देखकर लेशांक ने उनसे कहा, मायलान, मेहरान और गैबा को हम तीनों संभाल लेंगे। रही बात बाकियों की, तो उनसे तुम लोगों को निपटना होगा। हमें बस कैसे भी करके सबसे पहले शिखर और लोहार को उनसे बचाना होगा। उसके बाद उन सभी से निपटना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ध्रुवांश महसूस कर रहा था कि लेशांक और बाकी दोनों की शक्तियां शिकार जंग के मुकाबले बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर सभी ने हामी भरी, जिसे देखकर लेशांक ने हाथ लहराते हुए कहा, अब क्योंकि किसी को भी कोई सवाल नहीं पूछना है तो चलो तुरंत निकलते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें शिखर और लोहार को जल्द से जल्द बचाना है। इसके बाद लेशांक ने कुछ नहीं कहा और वो सबसे आगे वहां से दूर जाने लगा। उसके ठीक पीछे नगाम और गिलार भी जा रहे थे, जिसके बाद सजा दरबार के बाकी योद्धा जाने लगे। आखिर में सुमेधा, ध्रुवांश और बाकी योद्धाओं ने भी उस तरफ जाना शुरू किया। कुछ देर तक उड़ते रहने के बाद वो सभी उत्तरी कायनात अकादमी से बाहर आ गए।
वही उन सभी को अकादमी से जाते देख लीडर तामिक ने अपने साथ खड़े बुजुर्गों से कहा, हमें दागबार दरिंदा महल के बुजुर्गों पर नजर रखनी होगी। वो जरूर माइलान के आसपास ही छुपे होंगे। अगर गलती से भी उन्होंने हमारे बच्चों पर हमला किया तो हमें क्या करना है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहते वक्त लीडर तामिक की आंखों में अजीब सी बेरहमी दिख रही थी। एक पल बाद उन्होंने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अगर किसी ने हमला किया तो बेझिझक एक एक को खत्म कर देना, ताकि अगली बार कोई हमारी अकादमी की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। दूसरी तरफ बादलों को चीरते हुए सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। इस बीच ढेर सारी रोशनियां तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखी, जो असल में उत्तरी कायनात अकादमी के योद्धा थे। क्योंकि हालात इतने ज्यादा गंभीर थे, इसलिए किसी ने भी एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। इतने में ध्रुवांश ने थोड़ा आगे आकर लेशांक से पूछा, लेशांक भाई, हमारी मंजिल हमसे और कितनी दूर है? इस पर लेशांक ने सामने की तरफ देखते हुए उसे जवाब दिया, मौत के घंटे से जो शक्तियां महसूस हो रही थी उसका पीछा करते हुए मुझे लगता है कि शिखर और लुहार जरूर पश्चिमी बंजारा धरती के आसपास गए होंगे। हमारी रफ्तार के हिसाब से हमें वहां पहुंचने में कम से कम 1 दिन और लगेगा। ये सुनते हुए ध्रुवांश के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी, जिसके साथ उसने हड़बड़ाते हुए कहा, 1 पूरा दिन और? ये दूरी क्या इतनी ज्यादा है? ध्रुवांश को डर था कि कहीं इतने लंबे वक्त में शिखर और लुहार को कुछ हो ना जाए। आखिर उन दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए तो उन्हें मौत का घंटा बजाना पड़ गया। उसकी फिक्र देखकर लेशांक ने उसे समझाते हुए कहा, घबराओ मत ध्रुवांश, शिखर और लुहार कितने भी जख्मी क्यों ना हो, उन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं है। बल्कि सामने चाहे कितने भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना खड़े हों, उन दोनों के पास अपनी जान बचाने के अच्छे खासे तरीके तो हैं ही। उसकी बात पर ध्रुवांश ने थोड़ी दूर देखते हुए कहा, मैं भी उम्मीद करता हूं कि वो कैसे भी करके खुद को 1 दिन और बचा ले। फिर वक्त गुजरता गया और 1 दिन बाद ध्रुवांश और बाकी सभी पश्चिमी बंजारा धरती पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आसपास अजीब तबाही मची थी। वहां बहुत बड़ी दरारें थीं और साथ ही बड़े बड़े गड्ढे भी हो रखे थे। कुछ वक्त पहले वहां बड़ी बड़ी पहाड़ियां थीं, लेकिन इस वक्त वो पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो गई थीं। इतना ही नहीं, बल्कि चट्टानें टूटकर यहां वहां बिखरी हुई नजर आ रही थीं। उस नजारे को देखकर सभी समझ गए थे कि वहां एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग हुई थी। इस दौरान तहस नहस हो चुकी उस जगह को देखकर लेशांक ने कुछ समझते हुए कहा, यही वो जगह थी जहां शिखर और लुहार को घेर कर उन पर हमला किया गया। वो लोग आसपास नजरें घुमाते जा रहे थे और उनके चेहरों की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। तब लेशांक ने अचानक उस इलाके की गहराई की तरफ देख कर कहा, मेरे ख्याल से इस जंग के दौरान शिखर और लुहार काफी बुरी तरह से जख्मी हो गए होंगे, इसलिए वो जरूर बंजारा धरती के गहरे हिस्से की तरफ भागे होंगे। तब माइलान और उसके साथी उनका लगातार पीछा करते जा रहे होंगे। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सभी लोग संभल कर रहना, हमारे दुश्मन बहुत काबिल और खूंखार हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया, जिसके तुरंत बाद सभी लोग तेजी से पश्चिमी बंजारा धरती की गहराई की तरफ बढ़ने लगे। हर किसी को पता था कि कुछ ही देर में उनके सामने उनके दुश्मन आने वाले थे, जिसके बाद एक घमासान जंग छिड़ने वाली थी। दूसरी तरफ पश्चिमी बंजारा धरती की गहराई में तो पूरा इलाका एक अजीब से चेतना कोहरे से ढका हुआ था। ये चेतना कोहरा कई सालों से गायब नहीं हुआ था और वहां किसी को भी ढूंढना काफी मुश्किल था। लेकिन जहां यह जगह दुश्मनों के लिए फायदेमंद साबित होती थी, वहीं इस जगह का फायदा उठाकर इस वक्त शिखर और लुहार भी जैसे तैसे छुपे थे। उन्हें ढूंढते हुए 10 लोग यहां वहां देख रहे थे कि तभी उनमें से किसी ने सबसे आगे खड़े काले कपड़ों वाले लड़के से कहा, माइलान, हमने इस जगह की छानबीन कर ली है। शिखर और लुहार भले ही बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन उन लोगों ने किसी खास कला के इस्तेमाल से खुद को अच्छी तरह से छुपा रखा है। बताओ अब हम क्या करें? क्या माइलान और उसके साथियों के खूंखार इरादों से बच पाएंगे शिखर और लुहार, और कैसे पहुंचेंगे ध्रुवांश और बाकी लोग जल्द से जल्द उनके पास? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।